Hello friends, today I am talking about class 12th chapter first reproduction in organism। देखो बच्चों, हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ये इतना जरूरी क्यों? देखो, पहले इसमें एक छोटी सी टर्म है लाइफ स्पेन। देखो लाइफ स्पेन क्या होती है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और उसकी डेथ तक जो बीच का टाइम पीरियड, उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। ओके, देख दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। सपोज अगर अर्थ पे स्टार्टिंग में एक ही होमोसेपियंस होता, ठीक है, तो क्या होता? आज हम रिप्रोड्यूस नहीं करता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसीलिए हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सस्टेन करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ताकि हमें ये इंश्योरिटी रहे कि हाँ, हमारे बाद कोई हमारी स्पीसीज को, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेन। इसी हिसाब देखो, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज ए process in which parent give rise of offspring. Similar to itself. देखो, ये एक प्रोसेस है। उसके अंदर क्या, जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? एक ऑफस्प्रिंग को अराइज करता है, यानी कि पैदा करता है, और वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। ठीक है, देखो कभी हमने सुना भी नहीं होगा या कभी सोचा, अगर ऐसा कभी सोचा है कि हाथी का बच्चा बिल्ली के बच्चे जैसा होता, या कुत्ते का बच्चा किसी और के जैसा होता? ऐसा नहीं होता। बिल्ली का बच्चा हमेशा बिल्ली के बच्चे जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी, और ह्यूमन बींग्स का बच्चा ह्यूमन बींग्स के जैसा होता है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या मेंशन करेंगे हम? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है जब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब क्या होता है? सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए अपनी ही कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, सेम एज इट, अपने जैसा। ठीक है, सेकंड जो टर्म आती है वो आती है सेल डिवीजन। देखो बच्चों, क्या होता है सेल डिवीजन में? टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, तुमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में, 10th में, 11th में। ठीक है, टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, माइटोटिक और मियोसिस। ठीक है, किसी में माइटोटिक होती है और किसी में दोनों ही होती हैं। थर्ड जो आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोल सकते हैं हम इसको, और बॉडी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? थर्ड में जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, स्पर्म्स हो गए या ओवा हो गया, ये उनको बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी टू ऑफस्प्रिंग। अब क्या होता है? देखो, जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनी थी हमारी थर्ड स्टेप में, वो क्या होती है? वो अब तैयार हो जाती है किसके लिए? पूरा ऑफस्प्रिंग बनने के लिए। ओके, अब बात आती है लाइफ स्पेन की। क्या होता है लाइफ स्पेन? अभी मैंने बताया आपको जब स्टार्टिंग में, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। अभी हम कुछ लाइफ स्पेन डिस्कस करेंगे। कुछ आपकी बुक्स में मेंशन है, कुछ आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसके बर्थ और उसके नेचुरल डेथ क्यों बोला? वो डेथ ना नेचुरल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल या सुसाइड केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बीच का जो उसका टाइम पीरियड होगा वो उसका लाइफ स्पेन। ठीक है, अब देखो, एक बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 3 to 4
वीक्स, राइस की जो होती है 3 to 4 मंथ, रोज की होती है 5 to 9 ईयर्स, क्रो की होती है 15 ईयर्स। बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि जो लाइफ स्पेन होती है वो कोरिलेट नहीं करती उसके साइज के साथ। देखो कैसे, अब देखो हमें सपोज करो हमें पता था कि क्रो का 15 ईयर्स है, ठीक है, किसी ने हमसे पूछा कि पैरेट का लाइफ स्पेन क्या होगा, हमें याद नहीं था, लेकिन हमने कोरिलेट करने की कोशिश की कि क्रो का 15 ईयर्स है तो पैरेट का भी साइज सेम है ना। लेकिन अगर पैरेट का साइज सेम है तो देखो बेटा उनके कितना डिफरेंस आ रहा है। क्रो की तो 15 ईयर्स है, लेकिन जो पैरेट की है 120 to 140 ईयर है, ठीक है, यानी कि 120 से 140 साल। ठीक, अब बात करते हैं जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग छोटा है। अब हमने बात की कि साइज सेम हो तो लाइफ स्पेन सेम नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है लाइफ स्पेन सेम होती है लेकिन साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सपोज देखो डॉग का है 20 to 25 ईयर्स। ऐसे अगर बात करें हम काऊ की तो काऊ का भी होता है 20 to 25 ईयर्स। ओके, ठीक है, अभी कुछ और डिस्कस करते हैं हम। जैसे हॉर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने हॉर्स का लिया, हॉर्स का होता है 60 ईयर्स। और एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स, ठीक है। टोरटोइज का भी आपको पता है कितना होता है 100 to 150 ईयर्स। और बनाइन ट्री की बात की जाए तो बनाइन ट्री का होता है अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि लाइफ स्पेन ना तो उसके साइज से रिलेट करता है ना उसके छोटे बड़े होने से, ठीक है। देखो बच्चों हमने लाइफ स्पेन भी डिस्कस कर लिया, अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं छोटा सा हम, सेल डिवीजन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखो सेल डिवीजन मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, कौन सी, माइटोटिक और मियोसिस, ठीक है। अब देखो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। हमेशा याद रखना बेटा माइटोटिक जो सेल डिवीजन वो होगी हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो ये लिया हमने एक सेल लिया है जिसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, हो गया। देखो ये जो क्रोमोसोम होंगे ये होंगे डिप्लॉइड, पता है ना, यानी कि 2m, ठीक है। अब देखो इस क्या करता है, इसको एक हम बोलते हैं जीवन फेज। इसमें क्या करता है जो मेटाबॉलिक चेंज होते हैं सेल्स के अंदर, सेल उसको प्रिपेयर करता है, अपने आप को खुद ही प्रिपेयर करता है जब उसके अंदर वो चेंज होने वाला है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, अब देखो अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए क्या हो रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है। और कोई चीज जब कॉपी बनाता है, कोई चीज नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं ना। तो ये होगी इसकी सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, ये जो सेल है अपनी ही कॉपी बना देगा, ठीक है। एक हमने क्रोमोसोम को डार्क कर लिया है, ये अपनी ही एक इसको भी यहाँ पे डार्क करते थे ताकि हमें डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है। ये हो गई हमारी G2 फेज। ये दोनों फेज ना मियोसिस और माइटोटिक दोनों में ही सेम रहेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन में अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं अब ये डिवाइड होना स्टार्ट होंगे। अब जैसे ये डिवाइड होंगे तब क्या होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और एक ये देखो हेटेरोलोगस, दोनों अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम है वो पास आ जाएंगे आगे, और यहां से क्या होगा, हमारा सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी जिसमें हमें क्रोमोसोम ठीक है, ये हो गई हमारी डॉटर सेल। ये भी दोनों ही डिप्लॉइड होगी यानी 2n होगी। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन। देखो कैसे, कोई चीज
सपोज ग्लूकोज हम जितनी लेते हैं लास्ट में उतनी हम क्या बोलते हैं, इक्वल है, ना हमें लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ। सेम थिंग, जैसे ही हमने यहाँ से डिप्लॉयड सेल्स को लिया, लास्ट में हमें 2 डिप्लॉयड सेल्स मिले, मतलब हमारा जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम रहेगा। लेकिन म्योसिस में ऐसा नहीं होता बेटा। म्योसिस में क्या होगा, देखो यहाँ से क्रोमोसोम थे हमारे पास, ठीक है, ओके। अब ये क्या करेंगे, ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास जाएंगे, कॉपी बन गई इनकी। कॉपी बनने के बाद ये अपने अपने पेयरिंग में हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा क्रॉसिंग ओवर। याद रखना माइटोटिक में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो देखो एक तो सेम रहेगा, एक जो ये होगा ये इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेगा, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब जब ये क्रॉसिंग ओवर करेगा तो क्या होगा, इसका एक पार्ट हमें इसके पास चला जाएगा और इसका एक पार्ट इसके पास चला जाएगा। देखो कैसे, तो बड़ा बना लेते हैं, ये तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये था हमारा, इतना पार्ट हमें ब्लैक मिल जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये पूरा ब्लैक होगा और ऊपर से इतना हमें उसका मिल जाएगा, दूसरे वाले का मिल जाएगा, हो गया। अब क्या होगी, अब ये सेल्स इंडिविजुअली डिवाइड होंगे। अब ये क्या होगा, देखो इसके बनेंगे हमारे पास 4 सेल्स, ठीक है, इसमें हमें मिलेंगी 4 डॉटर सेल्स। एक जो होगी प्योरली ऐसी होगी, एक होगी हाइब्रिड होगी जो ऊपर से थोड़ी ब्लैक और सॉरी, ठीक है, दूसरी जो होगी वो हमें ऐसी मिलेगी, और जो लास्ट होगी वो पूरी ऐसी मिलेगी। देखो इसमें हमें 4 डॉटर सेल्स मिली, लेकिन हर एक का नंबर जो क्या है वो है n। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। हमने स्टार्टिंग तो की थी 2n से, ये जो सेल्स थी यहाँ पे हमने जहां से लिया था इसको, ठीक है, ये हमारे पास 2n थी, लेकिन हमें जब डिवाइड होकर क्या मिला, n मिला। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो चुके हैं, ठीक है। हमें डॉटर सेल्स तो ज्यादा मिले, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हर एक सेल में कम है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस ए सिंगल पेरेंट विदाउट और विद इन्वॉल्विंग ऑफ ए गैमेट। कुछ बातें हैं जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमेशा याद रखना बच्चों। एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल गैमेट होता है, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। थर्ड, हमने पीछे स्टडी किया था कि सेल डिवीजन होता है वो एक्सेशन के साथ कैसा होता है, माइटोटिकली होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, इसके अंदर जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो अपने ही आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, और जो किसी की भी आइडेंटिकल कॉपी होती है उसे क्लोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्लोन, यानी वो बिल्कुल अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले हम स्टडी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जिसे हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सेकंड होगा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड होगा रीजनरेशन, फोर्थ होगा स्पोरुलेशन, उसके बाद आएगा हमारा बडिंग, ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो बेटा, बाइनरी फ्यूजन को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन, ट्रांसफर,
ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडनल, ओके। एक होता है हमारा ऑब्लिक्यू फिजन। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है बाइनरी फिजन में। मेनली बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है इक्वली हाफ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें सपोज ब्रो, और जो बाइनरी फिजन हमने माना अमीबा में होता है, ठीक है, ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, जो बाद में डिवाइड होके ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये जो होता है फर्दर फिर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, हमारे पास हमें दो अमीबा मिल जाएंगे जो इक्वली, इसमें न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो। ठीक है बेटा, अगर अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, हम बाइनरी फिजन को और मल्टीपल फिजन को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमीबा, और यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखो इधर से हम इसको बाइनरी फिजन को स्टडी करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होगा, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमें कैसा मिलेगा, ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूस होंगे दो अमीबा। ठीक, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो अमीबा है वो मोर देन 1000 न्यूक्लियस की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ दो में डिवाइड हुआ था बेटा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अब हमें अगर न्यूक्लियस दो में डिवाइड, दो में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अमीबा मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रैपिड ग्रोथ। ठीक है, अब देखो एक इसमें टर्म आती है प्लाज्मोटोमी। क्या होता है प्लाज्मोटोमी, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी न्यूक्लियस है, उसका कोई भी पार्ट मोर देन 100,000 बहुत ज्यादा कॉपीज बनाता है अपनी, और हमें उतने ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उस टर्म को बोलते हैं हम प्लाज्मोटोमी। ओके बेटा, अब स्टडी करते हैं हम इसके फर्दर आगे के पार्ट कौन कौन से हैं, ऑब्लिक्यू, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब हम स्टडी करते हैं बाइनरी फिजन के और तीन पार्ट्स। लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है मोस्ट ऑफ होता है किसमें, एक तो होगा यूग्लिना में, ठीक, और एक होगा वोर्टिसिला में। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, ठीक है, ये हमने यूग्लिना ले लिया। ठीक है, ये इसके फ्लैजिला। क्या होगा यूग्लिना, आगे जाके यूग्लिना का ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने कहा ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो डिवाइड कैसे होगा, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें यहां से डिवाइड होने के बाद हमें मिल जाएंगे दो यूग्लिना। ओके, ये न्यूक्लियस है, हमें क्या मिला, एक यूग्लिना, जब लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हुआ तो हमें मिले दो यूग्लिना। सेकंड ये होता है वर्टिसिलिया में। अगर अब बात करें हम ट्रांसफर सेक्शन की, ट्रांसफर सेक्शन किस में होगा, ट्रांसफर सेक्शन होता है बेटा पैरामीशियम में, डायटम्स में और बैक्टीरिया में। देखो किस में होगा, डायटम्स में, बैक्टीरिया में और पैरामीशियम में। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, पैरामीशियम।
ठीक है। अब हमने कहा ये ट्रांसफॉर्म है तो इसका मतलब ये कहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट होगा। जब ये यहाँ से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस पड़ा होगा, बाद में क्या होगा हमें, तो पैरामीशियम मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ओब्लिक्यू की बात की जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन एक्सिस से जब डिवाइड होता है, किसी भी से वन एक्सिस में जब डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं ओब्लिक्यू, ठीक है। ओब्लिक्यू का अगर एग्जांपल हम लेके चलते हैं तो होगा सेटियम और लाइलैक्स, ठीक है। ये होंगे ओब्लिक्यू के एग्जांपल। अब स्टडी करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। अब स्टडी करते हैं बेटा हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखो, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, ओके। देखो स्पाइरोगायरा में क्या होगा, ये हमारे पास स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में जो बॉडी होती है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रेगमेंट का मतलब, टुकड़े, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी। ईच फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्पाइरोगायरा। ये क्या होगा, ये फ्रेगमेंट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएंगे, दो नए स्पाइरोगायरा, ओके। एक जो होता है ये सी शल्क में भी होता है, ठीक है, सॉरी सी स्टार्स में होता है, शल्क में स्टार्स में होता है, ओके। अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन के बाद बडिंग की। क्या होता है बडिंग में, आपने 9th में 10th में तो 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है बडिंग में, बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो एक बर्ड टाइप अराइज करता है, जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है। बडिंग किस किस में होती है, ये, ठीक है, हो गया। बर्ड का क्या होगा, धीरे धीरे एक ऐसी आउटग्रोथ इसके ऊपर अराइज हो जाएगी, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, ओके। ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जब ये मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद क्या होगी, और सेल्फ ही पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। अगर बात की जाए तो ये तो हमने लिया एग्जांपल ईस्ट का, हाइड्रा में भी क्या होती है, बडिंग प्रोसेस होती है, ओके। अब बात करते हैं हम रीजनरेशन की। क्या होता है रीजनरेशन से, कुछ समझ आ रहा है ना। देखो बच्चों क्या होता है रीजनरेशन, जैसे मैं नाम से ही पता चला है, रीजनरेशन दोबारा ही किसी चीज को जनरेट करना। अगर एग्जांपल लेके चले तो हम, ये होता है स्टारफिश में, ठीक है, और लियोपार्ड में। देखो हमने लिजार्ड का भी नाम सुना होगा ना। लिजार्ड क्या करती है, लिजार्ड का जब उसकी टेल डैमेज या लॉस्ट हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होता है, वो दोबारा ग्रो कर जाती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है अपने डैमेज और लॉस्ट पार्ट को दोबारा रीजनरेट करने की, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, ओके। देखो सपोज लो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, ओके, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, एक और तीन। देखो ये दोनों पार्ट क्या करेंगे, पूरा ही ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देंगे, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें और एक ये मिल जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन में होता है ये। उसके बाद बात आती है स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन बेटा 3 टाइप का होता है। कॉनिडिया फॉर्मेशन होती है,
जूस्पोर्स होते हैं और स्पॉन्जेस होती हैं। ठीक है, क्या हो गए? कोनिडिया, जूस्पोर और स्पॉन्जेस। ठीक है, देखो कोनिडिया में क्या होता है कि कोनिडिया में जो उसके एक पेरेंट बॉडी, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला हम लेते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म लगाओ, जैसे हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की किडनी सेल, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये जो होंगे यहाँ पे क्रोमेटिन ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, ये क्रोमेटिन ब्लॉक्स क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, किसके फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में। याद रखना स्पोरुलेशन क्या होती है, द पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूस ए रिप्रोडक्टिव यूनिट एज ए फॉर्म ऑफ स्पोर्स। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो एल्गी, फंजाई, ठीक है, ये क्या होगा, स्पोर्स बन गए। फिर क्या होगा, इन स्पोर्स के बाहर से एक कवरिंग आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्पोर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके स्पोर्स के बाहर से स्पोर मेम्ब्रेन, देखो स्पोर मेम्ब्रेन जरूरत क्या है, जैसे ही स्पोर रिलीज होंगे, जरूरी नहीं कि उस टाइम उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो, तो स्पोर मेम्ब्रेन क्या करती है, जब वैसे ही रिलीज होगी एक फेवरेबल कंडीशन तक इनको स्टोर रखते हैं, इनको डिहाइड्रेट नहीं होने देती। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन को मिलती है ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, फिर ये स्पोर्स क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और एक हमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये स्पोर्स क्या होंगे, ग्रो कर जाएंगी, एक नया ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिर एक जो स्पोर्स की बात आती है तो क्लाइडोमोनास, सुना होगा ना, सुना है ना। क्लाइडोमोनास में क्या होता है, ये एक क्लाइडोमोना, ठीक है, बाइफ्लैजिलेट होता है। ये क्या होगा, एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्लाइडोमोनास डिवाइड हुए हैं अपने न्यूक्लियस को। फिर ये क्या करेंगे, फर्दर हर एक क्लाइडोमोनास में यूनिट जो भी प्रोटीन यूनिट से एक नया क्लाइडोमोनास मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। क्या होते हैं कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया में क्या होगा, ठीक है, कोनिडिया में क्या होगा, जैसे कि कोनिडिया हुए ये यहाँ पे कोनिडिया प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल कोनिडिया ईच ब्रांच के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, कोनिडिया। इन कोनिडिया के अंदर क्या होता है, कोनिडियोस्पोर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर, ये कोनिडियोस्पोर क्या करता है, जो ये कोनिडिया है इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आती है स्पॉन्जी, ये एक गैम्यूल फॉर्मेशन बनता है स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा लास्ट पार्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, 2 टाइप की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हो गया। देखो नेचुरल की अगर बात करें हम तो रनर का नाम हमने सुना होगा, राइजोबियम का, ऑफसेट का, ट्यूनर का। देखो रनर, ट्यूबर, ऑफसेट, राइजोबियम, ठीक है, सॉरी राइजोबियम या राइजोम होगा, राइजोबियम होगा, ठीक है, राइजोम। अगर बात करें आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल में याद रखना बेटा सोमेटिक पार्ट से होता है। ठीक है, सोमेटिक पार्ट से, रूट से, लीव से, इन से। ठीक है, सोमेटिक पार्ट इनको बोलते हैं। अब क्या होगा, इसमें 3 टाइप करके कटिंग,
ठीक है। कटिंग में क्या होगा, किसी भी पार्ट के प्लांट का हम कट करेंगे और उसको ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ऑरेंज, ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है इसका लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा, उसके जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, इसके यहाँ से एक ब्रांच ली, तो इसको क्या करेंगे, हम क्लियरिंग कर देंगे मिट्टी की, सोइल की, किसी भी न्यूट्रिएंट पार्ट की। तो क्या होगा, इसको जैसे हमने यहाँ किया, यहाँ से फिर एक प्लांट अराइज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। ये मोस्ट ऑफ हम करते हैं ब्लू बेरी। ठीक, उसके बाद आती है ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई भी प्लांट है, रोज का देखा हो ना ग्राफ्टिंग करते हुए, देखा है नहीं देखा, क्या करते हैं, उसके पार्ट को हम ऐसे कट करते हैं ना, और फिर उसके ऊपर एक पार्ट और लगा के फिर हम इसको बाइंड कर देते हैं किसी भी चीज से, करते हैं नहीं करते। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये मोस्ट ऑफ होती है मैंगो में और रोज में, ठीक है। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब डिस्कस करते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एडवांटेज क्या होगी, सबसे पहले एक तो ये यूनिपेरेंटल होता है, हमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। सेकेंड, ये होगा रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होगा, ये बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी अपने अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो रैपिड का मतलब बहुत तेजी से, ठीक है। सेकेंड होगा, ये सिंपलर होता है, किससे, सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, एक तो देखो इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, बहुत जल्दी ही रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है, इससे क्या होगा, इससे सिंपलर हो गया, एक ही पेरेंट की जरूरत है, दूसरे पेरेंट की जरूरत भी नहीं होती। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इसकी एडवांटेज ही इसकी डिसएडवांटेज क्या, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है, सेम एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे। सेकेंड, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम इसको बोलते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी बोलते सकते हैं। क्या होगा इसके अंदर कि ये बहुत जल्दी जब कॉपी करता है अपने आप को, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं एल्गी का, किसी पॉन्ड के अंदर एल्गी ने ग्रो किया, तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो क्या करती है, एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। क्या होगा, पूरे उसके सरफेस को कवर कर देगी, और जैसे उसके सरफेस को कवर करेगी किसी पॉन्ड, लेक, किसी भी चीज को, तो उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो उनके लिए क्या होगा, बियोटिक यानी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डेड हो जाएंगे, इसलिए मोड रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। सेकंड, नो क्रॉसिंग ओवर। हमने पढ़ा माइटोटिक डिवीजन में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है। थर्ड, नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या होगा, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, एक पेरेंट है, अगर सिंगल पेरेंट है तो उसको जेनेटिक मटेरियल किससे में हो, अगर साथ में कंपैरिजन में दूसरा पेरेंट है तो हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सअप होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। अगर जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप नहीं हो रहा है तो बेटा याद रखना, हमें कोई नई वेराइटी नहीं मिलेगी, हमें कोई नया चेंजमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई नया चेंजमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, नो रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चेंजमेंट टाइम पीरियड अकॉर्डिंग जब उसमें चेंजमेंट हो उसका इवोल्यूशन होता है ना। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मिक्सअप ही नहीं हो रहा, जेनेटिक मैटर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसका कोई इवोल्यूशन में रोल नहीं है ना। एंड लास्ट बताता है लो एडेबिलिटी। क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट ना आने के लिए जिसकी जो एडेप्टिबिलिटी होती है बहुत लो होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे, सब क्लियर होगा। अब आगे के पार्ट्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट